प्रश्न। राजेश कुमार एक वरिष्ठ एवं सत्यनिष्ठ लोकसेवक है तथा वर्तमान में वित्त मंत्रालय के बजट विभाग के प्रमुख हैं। सरकार को 2 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड परियोजना के लिए तत्काल 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। प्रस्ताव है कि यह राशि राष्ट्रीय आवास योजना के बजटीय आवंटन से पुनर्विनियोजित कर दी जाए। राजेश कुमार को आशंका है कि इससे गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना प्रभावित होगी और संसद में सरकार की जवाबदेही पर प्रश्न उठ सकते हैं। वहीं राशि न मिलने पर विकास परियोजनाओं में विलंब, आर्थिक नुकसान एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। प्रश्न। भाग ए, कल्याणकारी योजना से विकास योजना में राशि के पुनर्विनियोजन में निहित नीतिपरक मुद्दों का विवेचन कीजिए। भाग बी, सार्वजनिक धन के उचित उपयोग को ध्यान में रखते हुए राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्पों का विवेचन कीजिए। क्या पदत्याग एक उपयुक्त विकल्प है? 250 शब्द। प्रस्तावना। यह केस स्टडी लोकहित, वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, राजनीतिक दबाव तथा कल्याण एवं विकास के मध्य संतुलित निर्णय की परीक्षा प्रस्तुत करती है। हितधारक: राजेश कुमार, बजट विभाग प्रमुख, राष्ट्रीय आवास योजना के लाभार्थी, वित्त मंत्रालय एवं केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारें, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं गैस ग्रिड परियोजनाओं से जुड़े उद्योग, संसद, करदाता, भावी पीढ़ियां तथा भारतीय अर्थव्यवस्था। मुख्य भाग। भाग ए, पुनर्विनियोजन में निहित नीतिपरक मुद्दे। कल्याण बनाम विकास। गरीब एवं कमजोर वर्गों के आवास अधिकार तथा दीर्घकालिक आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना सबसे बड़ी नैतिक चुनौती है। विकास आवश्यक है, परंतु वह कमजोर वर्गों के अधिकारों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मूल्य संवर्धन। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में विकास को लोगों की वास्तविक स्वतंत्रता एवं जीवन गुणवत्ता से जोड़ा है। बी, सार्वजनिक विश्वास एवं वित्तीय उत्तरदायित्व। संसद द्वारा स्वीकृत बजट का उद्देश्य बदलना वित्तीय जवाबदेही एवं सार्वजनिक विश्वास से जुड़ा विषय है। सार्वजनिक धन का उपयोग पारदर्शी एवं विधि सम्मत होना चाहिए। मूल्य संवर्धन। पॉल एप्पलबी ने सार्वजनिक धन के उत्तरदायी एवं पारदर्शी उपयोग पर बल दिया है। सी, अल्पकालिक राजनीतिक दबाव बनाम दीर्घकालिक लोकहित। तात्कालिक विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता देना आवश्यक हो सकता है, किंतु निर्णय दीर्घकालिक जनहित एवं साक्ष्य आधारित होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक दबाव पर। मूल्य संवर्धन। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एज वोकेशन में उत्तरदायी निर्णय को लोकहित का आधार माना है। डी, समानता एवं सामाजिक न्याय। कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित संसाधनों में कटौती सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के सिद्धांतों को प्रभावित कर सकती है। मूल्य संवर्धन। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में सबसे कमजोर वर्ग के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की वकालत की है। भाग बी, राजेश कुमार के समक्ष उपलब्ध विकल्प। पुनर्विनियोजन को यथावत स्वीकार करना। इससे विकास परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन होगा, किंतु राष्ट्रीय आवास योजना प्रभावित होगी और संसद एवं जनता के प्रति जवाबदेही पर प्रश्न उठेंगे। गुण। विकास परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दोष। कल्याणकारी योजना प्रभावित होगी, सार्वजनिक विश्वास कमजोर हो सकता है। बी, वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था का सुझाव देना। सर्वश्रेष्ठ विकल्प। राजेश कुमार अनुपूरक अनुदान, चरणबद्ध वित्तपोषण, आकस्मिक निधि अथवा अन्य बजटीय स्रोतों से संसाधन जुटाने का सुझाव दे तथा राष्ट्रीय आवास योजना की राशि में न्यूनतम कटौती का विकल्प प्रस्तुत करें। इससे विकास एवं कल्याण दोनों के बीच संतुलन बना रहेगा। गुण। विकास एवं कल्याण दोनों सुरक्षित रहेंगे, वित्तीय विवेक एवं जवाबदेही बनी रहेगी। दोष। निर्णय प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है। मूल्य संवर्धन। OECD की बजटरी गवर्नेंस रिकमेंडेशन 2015 पारदर्शी एवं दीर्घकालिक बजटीय संतुलन पर बल देती है। सी, लिखित रूप में पेशेवर सलाह दर्ज करना। यदि सरकार पुनर्विनियोजन का निर्णय लेती है, तो राजेश कुमार को अपनी तथ्य आधारित एवं निष्पक्ष आपत्तियां फाइल पर दर्ज करनी चाहिए तथा वैधानिक आदेशों का पालन करना चाहिए। इससे उनकी सत्यनिष्ठा एवं संस्थागत जवाबदेही बनी रहेगी। गुण। पारदर्शिता एवं पेशेवर ईमानदारी बनी रहेगी, भविष्य के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। दोष। राजनीतिक असहमति या दबाव उत्पन्न हो सकता है। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार लोकसेवक का दायित्व निष्पक्ष एवं तथ्य आधारित सलाह देना है। क्या पदत्याग उचित विकल्प है? सामान्यतः नहीं। एक लोकसेवक का दायित्व व्यवस्था के भीतर रहकर निष्पक्ष, निर्भीक एवं तथ्य आधारित सलाह देना है। यदि निर्णय वैधानिक है,
तो व्यक्तिगत असहमति के बावजूद उसका पेशेवर ढंग से पालन करना चाहिए। पदत्याग तभी उचित होगा जब अधिकारी को स्पष्ट रूप से अवैध, असंवैधानिक या भ्रष्ट कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा हो। मूल्य संवर्धन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवाओं का मूल दायित्व संविधान एवं लोकहित के प्रति निष्ठा बनाए रखना बताया है। वैल्यू एडिशन। अनुच्छेद 266 एवं अनुच्छेद 112 सार्वजनिक वित्त एवं वार्षिक बजट की संवैधानिक रूपरेखा प्रदान करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन के उपयोग की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 वित्तीय अनुशासन पर बल देता है। SDG 1 तथा SDG 9 के बीच संतुलन स्थापित करना ही समावेशी एवं सतत विकास का आधार है। निष्कर्ष। एक आदर्श लोकसेवक कल्याण एवं विकास के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व तथा संविधान सम्मत निर्णय प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। केस स्टडी 32। प्रश्न। भारत मिसाइल लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम है जिसने प्रथम पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से आगे बढ़कर अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों के स्वदेशी विकास एवं निर्माण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पर दिए गए संदेश के बाद संकेत मिलते हैं कि भारत मित्र देशों को हथियार निर्यात बढ़ाने की नीति अपना सकता है। रक्षा मंत्रालय भारत मिसाइल लिमिटेड से उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विचार विमर्श करना चाहता है तथा सरकार अगले 5 वर्षों में हथियार निर्यात दोगुना करने का लक्ष्य घोषित करती है। प्रश्न। भाग ए। हथियार निर्यातक के रूप में भारत जैसे उत्तरदायी देश के लिए हथियार व्यापार से जुड़े नीतिपरक मुद्दे क्या हैं? भाग बी। विदेशी सरकारों को हथियारों के विक्रय संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले 5 नीतिपरक कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। 250 शब्द। प्रस्तावना। यह केस स्टडी राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक उत्तरदायित्व, आर्थिक हित, विदेश नीति तथा नैतिक हथियार व्यापार के मध्य संतुलन की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक। भारत सरकार, भारत मिसाइल लिमिटेड, भारतीय सशस्त्र बल, मित्र विदेशी देश, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एवं संयुक्त राष्ट्र, भारतीय नागरिक एवं करदाता, रक्षा वैज्ञानिक एवं उद्योग, संघर्ष प्रभावित नागरिक। मुख्य भाग। भाग ए। हथियार व्यापार में निहित नीतिपरक मुद्दे। राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक शांति। हथियार निर्यात भारत की सामरिक क्षमता, कूटनीतिक संबंधों एवं आर्थिक हितों को मजबूत करता है, किंतु इनके दुरुपयोग से क्षेत्रीय संघर्ष एवं हिंसा भी बढ़ सकती है। इसलिए राष्ट्रीय हित और वैश्विक शांति के बीच संतुलन आवश्यक है। मूल्य संवर्धन। माइकल वाल्जर ने अपनी पुस्तक जस्ट एंड अनजस्ट वॉर्स में सैन्य शक्ति के न्यायपूर्ण एवं वैध उपयोग पर बल दिया है। बी। आर्थिक लाभ बनाम मानवीय उत्तरदायित्व। रक्षा निर्यात से रोजगार, विदेशी मुद्रा एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलता है, किंतु यदि हथियार मानवाधिकार उल्लंघन में प्रयुक्त हों तो भारत की नैतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हो सकती है। मूल्य संवर्धन। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में मानव सुरक्षा एवं कल्याण को विकास का अंतिम उद्देश्य माना है। सी। आत्मनिर्भरता बनाम नैतिक उत्तरदायित्व। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, परंतु निर्यात केवल उत्तरदायी एवं विश्वसनीय देशों तक सीमित होना चाहिए ताकि हथियारों का दुरुपयोग न हो। मूल्य संवर्धन। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शक्ति के विवेकपूर्ण एवं दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित आधारित उपयोग पर बल दिया है। डी। पारदर्शिता एवं जवाबदेही। हथियार निर्यात के निर्णय स्पष्ट नीति, कानूनी प्रक्रिया एवं राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप होने चाहिए। इससे जनता एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बना रहता है। मूल्य संवर्धन। OECD की पब्लिक इंटीग्रिटी रिकमेंडेशन 2017 संवेदनशील क्षेत्रों में भी पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को आवश्यक मानती है। भाग बी। विदेशी सरकारों को हथियार विक्रय के निर्णय को प्रभावित करने वाले नीतिपरक कारक। अप्राप्तकर्ता देश का मानवाधिकार रिकॉर्ड। ऐसे देशों को हथियार निर्यात नहीं किया जाना चाहिए जहां उनके मानवाधिकार उल्लंघन या नागरिकों के विरुद्ध दुरुपयोग की आशंका हो। मूल्य संवर्धन। संयुक्त राष्ट्र की आर्म्स ट्रेड ट्रीटी 2013 मानवाधिकार जोखिमों के मूल्यांकन पर बल देती है। बी। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति। निर्यात भारत के रणनीतिक हितों, कूटनीतिक संबंधों तथा क्षेत्रीय स्थिरता के अनुरूप होना चाहिए। मूल्य संवर्धन। के। सुब्रह्मण्यम ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता के संतुलन पर बल दिया है। सी। क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति पर प्रभाव। हथियारों की आपूर्ति से किसी क्षेत्र में हथियारों की होड़, युद्ध अथवा अस्थिरता नहीं बढ़नी चाहिए। मूल्य संवर्धन। संयुक्त राष्ट्र चार्टर 1945 का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। डी। अंतिम उपयोग एवं पुनः हस्तांतरण। यह सुनिश्चित किया जाए कि हथियार केवल अधिकृत उद्देश्य के लिए उपयोग हों तथा बिना अनुमति किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित न किए जाए।
मूल्य संवर्धन। वासेनार अरेंजमेंट 1996 उत्तरदायी हथियार हस्तांतरण एवं नियंत्रण पर बल देता है। स्वदेशी रक्षा आवश्यकताओं की प्राथमिकता। हथियार निर्यात से पूर्व भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं एवं राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मूल्य संवर्धन। सुन त्जू ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर में किसी भी राष्ट्र की प्रथम जिम्मेदारी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया है। वैल्यू एडिशन। विदेश व्यापार, विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992, रक्षा उत्पादन एवं निर्यात संवर्धन नीति 2020 तथा एसकॉमेट दिशा निर्देश संवेदनशील रक्षा निर्यात को नियंत्रित करते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप उत्तरदायी रक्षा निर्यात का पक्षधर है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक शांति एवं रणनीतिक स्वायत्तता के बीच संतुलित दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है। निष्कर्ष। भारत को उत्तरदायी हथियार निर्यातक के रूप में राष्ट्रीय हित, वैश्विक शांति, मानवाधिकार एवं नैतिक उत्तरदायित्व के संतुलन पर आधारित नीति अपनानी चाहिए। केस स्टडी 33। प्रश्न। रामपुरा एक सुदूर जनजाति बहुल जिला है जहां अत्यधिक गरीबी, सीमांत कृषि, बेरोजगारी एवं विकास का अभाव है। आजीविका के सीमित साधनों के कारण बड़ी संख्या में युवा पलायन करते हैं। श्रमिक ठेकेदार अवयस्क जनजातीय लड़कियों को बहला फुसलाकर पड़ोसी राज्य के बीटी कपास फार्मों में काम करने भेजते हैं। वहां असुरक्षित कार्य परिस्थितियों, खराब आवास एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण वे शोषण एवं गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार होती है। सरकारी योजनाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का अपेक्षित प्रभाव भी दिखाई नहीं देता। प्रश्न। भाग ए। इस प्रकरण में निहित नीतिपरक मुद्दों की पहचान कीजिए। भाग बी। जिला कलेक्टर के रूप में जिले की आर्थिक स्थिति एवं अवयस्क लड़कियों की दशा सुधारने के लिए आप कौन से विशिष्ट कदम उठाएंगे? 250 शब्द। प्रस्तावना। यह केस स्टडी जनजातीय विकास, बाल अधिकार, मानव गरिमा, समावेशी विकास एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलित हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाती है। हितधारक: जनजातीय परिवार, अवयस्क लड़कियां, श्रमिक ठेकेदार, कपास फार्म के मालिक, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार, स्वयंसेवी संगठन, विद्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग, समाज तथा भविष्य की पीढ़ियां। मुख्य भाग। भाग ए। प्रकरण में निहित नीतिपरक मुद्दे। अब बाल श्रम एवं मानव गरिमा का उल्लंघन। अवयस्क बालिकाओं से श्रम कराना उनके शिक्षा के अधिकार, बचपन एवं मानव गरिमा का गंभीर उल्लंघन है। यह उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। मूल्य संवर्धन। कैलाश सत्यार्थी ने अपनी पुस्तक रियलाइजिंग चिल्ड्रंस राइट्स में प्रत्येक बच्चे के सुरक्षित एवं शोषण मुक्त बचपन पर बल दिया है। बी। आर्थिक विवशता बनाम शोषण। गरीबी, बेरोजगारी एवं सीमित अवसरों का लाभ उठाकर ठेकेदार कमजोर जनजातीय परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक शोषण कर रहे हैं। मूल्य संवर्धन। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में गरीबी को अवसरों एवं स्वतंत्रता के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। सी। प्रशासनिक एवं संस्थागत विफलता। सरकारी योजनाएं एवं कल्याणकारी कार्यक्रम वास्तविक लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं सुशासन पर प्रश्न उठते हैं। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार सुशासन का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। डी। लैंगिक एवं जनजातीय असमानता। जनजातीय बालिकाएं गरीबी, लिंग एवं जनजातीय पहचान के कारण बहुआयामी भेदभाव का सामना कर रही है। मूल्य संवर्धन। मार्था सी। नुसबाम ने अपनी पुस्तक वुमेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में महिलाओं एवं बालिकाओं की क्षमता वृद्धि को विकास का आधार माना है। भाग बी। जिला कलेक्टर के रूप में मेरे कदम। अब बाल श्रम एवं मानव तस्करी पर कठोर कार्रवाई। श्रम विभाग, पुलिस एवं पड़ोसी राज्य के प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर दलालों एवं ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करूंगा तथा पीड़ित बालिकाओं का सुरक्षित पुनर्वास सुनिश्चित करूंगा। गुण। बाल श्रम एवं तस्करी में कमी आएगी। बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दोष। प्रारंभिक स्तर पर स्थानीय प्रतिरोध एवं संगठित नेटवर्क का सामना करना पड़ सकता है। मूल्य संवर्धन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कन्वेंशन संख्या 182 वर्ष 1999 बाल श्रम के सबसे खराब स्वरूपों के उन्मूलन पर बल देता है। बी। आजीविका एवं स्थानीय रोजगार सृजन। मनरेगा, लघु वनोपज, स्वयं सहायता समूह, कौशल विकास, कृषि मूल्य संवर्धन एवं जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देकर स्थानीय रोजगार के अवसर विकसित किए जाएंगे। गुण। पलायन कम होगा, परिवारों की आय एवं आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दोष। परिणाम प्राप्त होने में समय लगेगा। मूल्य संवर्धन।
मोहम्मद यूनुस ने अपनी पुस्तक बैंकर टू द पुअर में आजीविका के अवसरों को सामाजिक शोषण कम करने का प्रभावी माध्यम बताया है। सी शिक्षा एवं बालिका संरक्षण अभियान। विद्यालयों में नामांकन, छात्रावास, छात्रवृत्ति, किशोरी स्वास्थ्य, पोषण एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि बालिकाएं शिक्षा से जुड़ी रहें। गुण, बालिकाओं का सशक्तिकरण होगा। बाल श्रम एवं पलायन में कमी आएगी। दोष, निरंतर निगरानी एवं संसाधनों की आवश्यकता होगी। मूल्य संवर्धन। मलाला यूसुफजी ने अपनी पुस्तक आई एम मलाला में शिक्षा को प्रत्येक बालिका का सबसे शक्तिशाली अधिकार बताया है। डी बहुविभागीय एवं सामुदायिक समन्वय। पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला समूहों, जनजातीय नेताओं एवं विभिन्न विभागों की सहभागिता से जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित कर योजनाओं की नियमित निगरानी एवं सामाजिक जागरूकता सुनिश्चित करूंगा। गुण, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होगा। सामुदायिक सहभागिता एवं विश्वास बढ़ेगा। दोष, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मूल्य संवर्धन। एलिनोर ऑस्ट्रॉम ने अपनी पुस्तक गवर्निंग द कॉमन्स में स्थानीय समुदाय की सहभागिता को सतत विकास का आधार बताया है। वैल्यू एडिशन। अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 24 तथा अनुच्छेद 46 और बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संशोधित 2016 बच्चों एवं अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण की संवैधानिक एवं विधिक आधारशिला है। पेसा अधिनियम 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय तथा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जैसी व्यवस्थाएं जनजातीय बालिकाओं के समग्र विकास को सुदृढ़ करती है। यह दृष्टिकोण SDG 1, SDG 4, SDG 5 तथा SDG 8 के अनुरूप है। निष्कर्ष, रामपुरा की समस्या केवल बाल श्रम नहीं, बल्कि गरीबी, विकास एवं सामाजिक न्याय का प्रश्न है। इसका स्थायी समाधान कानून, शिक्षा, आजीविका एवं जनसहभागिता आधारित समग्र रणनीति से ही संभव है। केस स्टडी 34। प्रश्न, आप एक बड़े नगर के नगर निगम आयुक्त हैं तथा आपकी पहचान एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में है। नगर में निर्माणाधीन एक विशाल बहुउद्देशीय मॉल की छत मानसून के दौरान गिर जाती है, जिससे 4 श्रमिकों, जिनमें 2 अवयस्क हैं, की मृत्यु हो जाती है तथा अनेक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। प्रारंभिक जांच में निम्न गुणवत्ता की निर्माण सामग्री, स्वीकृत योजना का उल्लंघन, अतिरिक्त बेसमेंट, हरित पट्टी एवं अभिगम मार्ग की अनदेखी तथा निगम अधिकारियों एवं निर्माणकर्ता की मिलीभगत के संकेत मिलते हैं। मॉल की स्वीकृति आपके पूर्व नगर निगम आयुक्त, जो आपके वरिष्ठ एवं मित्र भी हैं, ने दी थी। जांच के दौरान आप पर राजनीतिक दबाव, रिश्वत का प्रस्ताव तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम के तहत झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी भी दी जाती है। प्रश्न, भाग ए, इस प्रकरण में निहित नीतिपरक मुद्दों का विवेचन कीजिए। भाग बी, इस परिस्थिति में आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। भाग सी, आप कौन सी कार्यवाही करेंगे, स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द। प्रस्तावना, यह केस स्टडी सत्यनिष्ठा, प्रशासनिक निष्पक्षता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव तथा लोकहित के मध्य नैतिक साहस एवं उत्तरदायी नेतृत्व की परीक्षा प्रस्तुत करती है। हितधारक, मृत एवं घायल श्रमिक तथा उनके परिवार, नगर निगम आयुक्त, नगर निगम के अधिकारी एवं निरीक्षक, निर्माणकर्ता, पूर्व नगर निगम आयुक्त, राज्य सरकार एवं संबंधित मंत्री, स्थानीय नागरिक, न्यायपालिका तथा मीडिया। मुख्य भाग। भाग ए, प्रकरण में निहित नीतिपरक मुद्दे। अमानव जीवन बनाम आर्थिक लाभ। निर्माण लागत कम करने एवं अधिक लाभ अर्जित करने के लिए सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, जिससे निर्दोष श्रमिकों की मृत्यु हुई। यह मानव गरिमा एवं जीवन के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। मूल्य संवर्धन। हांस जोनास ने अपनी पुस्तक द इम्परेटिव ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में मानव जीवन के प्रति उत्तरदायित्व को सर्वोच्च नैतिक दायित्व बताया है। बी, भ्रष्टाचार एवं सत्ता का दुरुपयोग। राजनीतिक संरक्षण, अधिकारियों की मिलीभगत तथा रिश्वत का प्रस्ताव प्रशासनिक नैतिकता, पारदर्शिता एवं कानून के शासन को कमजोर करते हैं। मूल्य संवर्धन। रॉबर्ट क्लिटगार्ड ने अपनी पुस्तक कंट्रोलिंग करप्शन में भ्रष्टाचार को संस्थागत विश्वास का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। सी, हितों का टकराव। पूर्व नगर निगम आयुक्त के साथ व्यक्तिगत संबंध निष्पक्ष निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थ निजी संबंधों से ऊपर उठकर केवल तथ्यों एवं कानून के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है। मूल्य संवर्धन। OECD की मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सर्विस रिपोर्ट 2003 के अनुसार निजी संबंध कभी भी सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित नहीं करने चाहिए। डी, नैतिक साहस बनाम व्यक्तिगत भय। झूठे मामले, राजनीतिक दबाव एवं व्यक्तिगत जोखिम के बावजूद सत्य एवं न्याय के पक्ष में खड़े रहना नैतिक साहस की वास्तविक परीक्षा है।
मूल्य संवर्धन। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सत्य के मार्ग पर निर्भीक रहना ही चरित्र की पहचान है। भाग बी। उपलब्ध विकल्प। दबाव स्वीकार कर मामला दबा देना। यह विकल्प व्यक्तिगत संकट को अस्थायी रूप से टाल सकता है, परंतु इससे भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलेगा, न्याय एवं जनविश्वास समाप्त होगा तथा भविष्य में ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। गुण। व्यक्तिगत एवं तात्कालिक संकट टल सकता है। दोष। न्याय, कानून एवं जनविश्वास का ह्रास होगा, कानूनी दायित्व उत्पन्न होगा। बी। जांच से स्वयं को अलग कर लेना। हितों के टकराव की आशंका कम हो सकती है, किंतु इससे जिम्मेदारी से बचने का संदेश जाएगा तथा दोषियों के बच निकलने की संभावना बढ़ सकती है। गुण। हितों के टकराव की आशंका कम होगी। दोष। प्रशासनिक उत्तरदायित्व कमजोर होगा। सी। निष्पक्ष, समयबद्ध एवं पारदर्शी जांच कराना। सर्वश्रेष्ठ विकल्प। मृतकों एवं घायलों को तत्काल राहत एवं मुआवजा प्रदान करूंगा। निर्माण स्थल को सील कर स्वतंत्र तकनीकी एवं सतर्कता जांच कराऊंगा। दोषी अधिकारियों, निर्माणकर्ता एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। सभी दबाव, रिश्वत एवं धमकियों का लिखित अभिलेख रखकर उच्च अधिकारियों एवं सक्षम एजेंसियों को सूचित करूंगा। गुण। न्याय, जवाबदेही एवं कानून का शासन मजबूत होगा, भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम होगी। दोष। राजनीतिक एवं व्यक्तिगत दबाव का सामना करना पड़ सकता है। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार लोकसेवक का सर्वोच्च दायित्व संविधान, कानून एवं जनहित के प्रति है। भाग सी। मेरी चयनित कार्यवाही। मैं विकल्प 3 अपनाऊंगा। किसी भी प्रकार की रिश्वत, राजनीतिक दबाव अथवा झूठी धमकी को अस्वीकार करते हुए निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करूंगा। सभी निर्णयों का विधिवत दस्तावेजीकरण करूंगा। पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत दिलाऊंगा तथा दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई करूंगा। यदि मेरे विरुद्ध झूठी शिकायत की जाती है तो उसका भी विधि सम्मत उत्तर दूंगा, किंतु सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं लोकहित से समझौता नहीं करूंगा। मूल्य संवर्धन। इमैनुएल कांट ने अपनी पुस्तक ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स में कहा कि कर्तव्य का पालन परिणामों के भय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वैल्यू एडिशन। अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 संशोधित 2016 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 इस मामले में प्रासंगिक है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट तथा STG 11 सुरक्षित, जवाबदेह एवं पारदर्शी शहरी प्रशासन की आवश्यकता पर बल देते हैं। केस स्टडी 35। प्रश्न। परमल एक अविकसित एवं कृषि की दृष्टि से कमजोर जिला है। वर्ष 2010 में उद्योगपति अनिल ने कर प्रोत्साहनों का लाभ उठाते हुए अमरिया प्लास्टिक वर्क्स की स्थापना की। कंपनी ने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार दिया। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला स्वयं सहायता समूह, एम्बुलेंस, वृक्षारोपण एवं आधारभूत सुविधाओं का विकास किया। इससे नूरा गांव का जीवन स्तर उल्लेखनीय रूप से सुधरा। हालांकि वर्ष 2019 में फैक्ट्री में आग लगने के बाद यह सामने आया कि कंपनी अपनी स्वीकृत क्षमता से अधिक बिजली का उपयोग कर रही थी। बाद में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी कंपनी ने कर्मचारियों को वेतन देना जारी रखा और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में लगाया। प्रश्न। अमरिया प्लास्टिक वर्क्स की कहानी का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा अंतर्निहित नीतिपरक मुद्दों का उल्लेख कीजिए। क्या आप अमरिया प्लास्टिक वर्क्स को पिछड़े क्षेत्रों के विकास का आदर्श मॉडल मानते हैं? कारण दीजिए। 250 शब्द। प्रस्तावना। यह केस स्टडी समावेशी विकास, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यावसायिक नैतिकता तथा कानून के पालन के मध्य संतुलित विकास मॉडल का मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। हितधारक। उद्योगपति अनिल, अमरिया प्लास्टिक वर्क्स के कर्मचारी, नूरा गांव के निवासी, महिला स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता एवं निवेशक, पर्यावरण तथा समाज। मुख्य भाग। भाग ए। अमरिया प्लास्टिक वर्क्स का आलोचनात्मक परीक्षण। समावेशी रोजगार एवं कौशल विकास। कंपनी ने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार प्रदान कर पलायन कम किया, आय बढ़ाई तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया। इससे पिछड़े क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा मिला। मूल्य संवर्धन। अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम में अवसरों एवं क्षमताओं के विस्तार को वास्तविक विकास का आधार बताया है। बी। प्रभावी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामाजिक उत्तरदायित्व। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, एम्बुलेंस, वृक्षारोपण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास से कंपनी ने हितधारक केंद्रित विकास का उदाहरण प्रस्तुत किया।
मूल्य संवर्धन। एडवर्ड फ्रीमैन ने अपनी पुस्तक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ए स्टेक होल्डर अप्रोच में सभी हितधारकों के कल्याण को व्यवसाय का दायित्व माना है। संकट के समय मानवीय नेतृत्व। कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों को वेतन देना एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे वैकल्पिक कार्यों में लगाना संवेदनशील नेतृत्व एवं कर्मचारी केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है। मूल्य संवर्धन। रॉबर्ट के ग्रीनलीफ ने अपनी पुस्तक सर्वेंट लीडरशिप में संकट के समय लोगों के हितों को प्राथमिकता देने वाले नेतृत्व पर बल दिया है। भाग बी। अंतर्निहित नीतिपरक मुद्दे। कानून का उल्लंघन। स्वीकृत सीमा से अधिक बिजली का उपयोग कानून के शासन एवं सार्वजनिक संसाधनों के प्रति उत्तरदायित्व का उल्लंघन है। मूल्य संवर्धन। डाइसी के अनुसार कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति या संस्था नहीं है। बी। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बनाम कानूनी अनुपालन। सामाजिक उत्तरदायित्व के उत्कृष्ट कार्य कानूनी उल्लंघनों को उचित नहीं ठहरा सकते। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और कानूनी अनुपालन दोनों समान रूप से आवश्यक है। मूल्य संवर्धन। आर्ची बी कैरोल के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पिरामिड के अनुसार किसी भी कंपनी का प्रथम दायित्व कानून का पालन करना है। एक उद्योग पर अत्यधिक निर्भरता। यदि पूरे क्षेत्र का विकास केवल एक उद्योग पर आधारित हो तो भविष्य में उद्योग बंद होने या संकट आने पर स्थानीय अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। मूल्य संवर्धन। माइकल ई पोर्टर ने प्रतिस्पर्धी एवं विविधीकृत स्थानीय अर्थव्यवस्था को सतत विकास का आधार बताया है। भाग सी। क्या अमरिया प्लास्टिक वर्क्स आदर्श मॉडल है? हाँ, लेकिन कुछ आवश्यक शर्तों के साथ। अमरिया प्लास्टिक वर्क्स स्थानीय रोजगार, कौशल विकास, प्रभावी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, महिला सशक्तिकरण एवं संकट के समय मानवीय नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। किंतु इसे पूर्ण आदर्श मॉडल तभी माना जा सकता है जब कानूनी अनुपालन, सुरक्षा मानकों, ऊर्जा उपयोग, श्रम कानूनों एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का भी पूर्णतः पालन किया जाए। आर्थिक विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व तभी टिकाऊ है जब वे कानून एवं नैतिक मूल्यों के अनुरूप हों। मूल्य संवर्धन। जॉन एल किंगटन ने अपनी पुस्तक कैनिबल्स विद फॉर्क्स में ट्रिपल बॉटम लाइन, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट को सतत विकास का आधार बताया है। वैल्यू एडिशन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को संस्थागत आधार प्रदान करती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता 2020 तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण औद्योगिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं। यह मॉडल SDG 8, SDG 9 तथा SDG 12 के अनुरूप होना चाहिए। निष्कर्ष। अमरिया प्लास्टिक वर्क्स पिछड़े क्षेत्रों के विकास का प्रभावी मॉडल है, परंतु इसकी स्थायी सफलता के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व, कानूनी अनुपालन एवं नैतिक व्यावसायिक आचरण का संतुलित पालन अनिवार्य है। केस स्टडी 36। केस स्टडी। कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लाखों प्रवासी श्रमिकों की आजीविका अचानक समाप्त हो गई। परिवहन के साधन बंद होने से वे अपने घर नहीं लौट सके। भोजन, आवास, आय तथा परिवार की चिंता ने उनकी मानसिक एवं सामाजिक पीड़ा को और बढ़ा दिया। अनेक श्रमिक पैदल ही अपने गांवों की ओर निकल पड़े। राहत एवं पुनर्वास व्यवस्था की सीमाओं ने इस मानवीय संकट को और गंभीर बना दिया। जिला आपदा प्रबंधन तंत्र के प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको इस संकट के प्रबंधन का अनुभव प्राप्त हुआ। प्रश्न। सामयिक प्रवासी संकट में कौन कौन से नीतिपरक, एथिकल मुद्दे उभर कर आए? बी। एक नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य, एथिकल सर्विस प्रोवाइडर स्टेट से आप क्या समझते हैं? सी। समान परिस्थितियों में प्रवासियों की पीड़ा कम करने में सभ्य समाज क्या भूमिका निभा सकता है? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, संवेदनशील प्रशासन एवं राज्य की नैतिक उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका की आवश्यकता को रेखांकित करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स, प्रवासी श्रमिक एवं उनके परिवार, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नियोक्ता एवं उद्योग, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संगठन, NGOs, नागरिक समाज एवं मीडिया तथा पुलिस एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियां इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। प्रवासी संकट में उभरने वाले नीतिपरक मुद्दे। इस संकट में मानव गरिमा एवं जीवन के अधिकार का प्रश्न प्रमुख रूप से सामने आया, क्योंकि भोजन, आवास एवं सुरक्षित परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव मानव गरिमा के विपरीत था। मूल्य संवर्धन। मार्था नुसबाम, मार्था सी नसबॉम की क्रिएटिंग कैपेबिलिटीज के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन हेतु आवश्यक मूलभूत अवसर उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा सामाजिक न्याय एवं समानता का था। समाज की आर्थिक रीढ़ होने के बावजूद प्रवासी श्रमिक सबसे अधिक असुरक्षित रहे। मूल्य संवर्धन।
भीमराव आम्बेडकर की अनाइलेशन ऑफ कास्ट के अनुसार किसी भी समाज की प्रगति का माप उसके सबसे कमजोर वर्ग की स्थिति से होता है। इसके अतिरिक्त राज्य का उत्तरदायित्व बनाम संसाधनों की सीमाएं भी एक प्रमुख नैतिक प्रश्न था, क्योंकि आपदा के समय शीघ्र राहत, भोजन एवं सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना राज्य का नैतिक दायित्व था। मूल्य संवर्धन। जॉन रोल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अनुसार सार्वजनिक नीतियों में सबसे कमजोर वर्ग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही सहानुभूति एवं करुणा के अभाव ने प्रशासनिक निर्णयों में मानवीय दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्पष्ट किया। मूल्य संवर्धन। दलाई लामा की एथिक्स फॉर द न्यू मिलेनियम के अनुसार करुणा ही नैतिक समाज एवं उत्तरदायी शासन की आधारशिला है। बी। नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य, एथिकल सर्विस प्रोवाइडर स्टेट। नीतिपरक सेवा प्रदाता राज्य वह है जो नागरिकों की गरिमा, समान अवसर, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संवेदनशीलता के आधार पर सेवाएं प्रदान करे तथा संकट के समय सबसे कमजोर वर्ग की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। ऐसा राज्य नागरिक केंद्रित प्रशासन, पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन, त्वरित एवं समावेशी राहत, मानवाधिकारों का संरक्षण तथा अंतिम व्यक्ति तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करता है। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDRC की सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन का केंद्र नागरिक होना चाहिए, न कि केवल प्रक्रिया। सी। सभ्य समाज की भूमिका। सभ्य समाज प्रवासियों को भोजन, आश्रय एवं चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। धार्मिक संस्थाएं, NGOs एवं नागरिक समूह राहत शिविर और स्वास्थ्य सेवाएं संचालित कर सकते हैं। स्वयंसेवी संगठन सुरक्षित परिवहन, हेल्पलाइन एवं कानूनी सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। समाज को प्रवासियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाकर सामाजिक भेदभाव रोकना चाहिए। साथ ही CSR, स्वयं सहायता समूह एवं उद्योग स्थानीय रोजगार, कौशल विकास एवं पुनर्वास में सहयोग देकर उनकी पीड़ा कम कर सकते हैं। मूल्य संवर्धन। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज के अनुसार समाज की वास्तविक शक्ति अंतिम व्यक्ति की सेवा एवं सहयोग में निहित है। निष्कर्ष। 20 से 25 शब्द। प्रवासी संकट ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील राज्य, सक्रिय नागरिक समाज एवं मानवीय प्रशासन के समन्वय से ही प्रत्येक नागरिक की गरिमा एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। केस स्टडी 37। केस स्टडी। सुनील एक युवा, ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ लोकसेवक है। उसे अवैध बालू खनन के लिए कुख्यात एक आदिवासी बहुल जिले में नियुक्त किया गया है। जांच में उसे पता चलता है कि बालू माफिया स्थानीय बाहुबलियों एवं उसके अपने कार्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध खनन कर रहा है। सुनील कठोर कार्रवाई प्रारंभ करता है, जिससे माफिया को भारी आर्थिक नुकसान होने लगता है। इसके बाद माफिया उसे, उसकी पत्नी एवं वृद्ध माता को धमकाना, निगरानी करना तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। एक बाहुबली कार्यालय में आकर उसे हत्या तक की धमकी देता है। प्रश्न। इस स्थिति में सुनील के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की पहचान कीजिए। बी। इन विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सी। आपके अनुसार सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा और क्यों? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी सत्यनिष्ठा, नैतिक साहस, कानून के शासन, व्यक्तिगत सुरक्षा एवं लोकसेवक के कर्तव्य के मध्य संतुलन की परीक्षा प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स। सुनील, लोकसेवक, सुनील का परिवार, आदिवासी समुदाय, बालू माफिया एवं बाहुबली, जिला प्रशासन एवं पुलिस, राज्य सरकार, न्यायपालिका तथा पर्यावरण एवं स्थानीय नागरिक इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक हैं। उपलब्ध विकल्प। दबाव में आकर कार्रवाई रोक देना। यदि सुनील दबाव में आकर कार्रवाई रोक देता है तो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सुरक्षा का तत्काल जोखिम कम हो सकता है, किंतु इससे कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, कमजोर होगा, भ्रष्टाचार एवं माफिया का मनोबल बढ़ेगा तथा जनहित एवं पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। बी। स्थानांतरण का अनुरोध करना। यदि वह स्थानांतरण का अनुरोध करता है तो उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, किंतु समस्या बनी रहेगी, ईमानदार प्रशासन का गलत संदेश जाएगा तथा माफिया और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। सी। संस्थागत सहयोग लेकर कानूनी कार्रवाई जारी रखना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। सुनील को पुलिस, विशेष कार्यबल, STF, खनन विभाग एवं राज्य सरकार के साथ संयुक्त अभियान चलाना चाहिए। परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। भ्रष्ट कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए। सभी धमकियों का विधिसम्मत रिकॉर्ड रखकर FIR दर्ज करानी चाहिए तथा ड्रोन, GPS एवं CCTV जैसी तकनीकों द्वारा निगरानी बढ़ानी चाहिए। इससे कानून का शासन स्थापित होगा, माफिया का नेटवर्क कमजोर होगा तथा व्यक्तिगत सुरक्षा एवं संस्थागत समर्थन दोनों प्राप्त होंगे, यद्यपि प्रारंभिक स्तर पर जोखिम एवं दबाव बना रह सकता है। बी।
विकल्पों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। कार्रवाई रोकने से तत्काल सुरक्षा मिल सकती है, किंतु यह नैतिक एवं कानूनी विफलता होगी। स्थानांतरण से व्यक्तिगत राहत मिल सकती है, किंतु समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके विपरीत संस्थागत सहयोग से कानूनी कार्रवाई जारी रखने पर कानून, जनहित एवं सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित होगा, यद्यपि इसके लिए निरंतर साहस एवं प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होगी। सी। सर्वश्रेष्ठ विकल्प एवं औचित्य। विकल्प 3 चुनूंगा। सुनील को व्यक्तिगत वीरता के बजाय संस्थागत शक्ति का उपयोग करना चाहिए। वह अकेले माफिया से संघर्ष करने के बजाय राज्य सरकार, पुलिस, एसटीएफ, खनन विभाग एवं न्यायपालिका के सहयोग से व्यापक अभियान चलाए। साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा, गवाह संरक्षण तथा डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करे। इससे कानून का शासन, व्यक्तिगत सुरक्षा एवं जनहित तीनों की प्रभावी रक्षा होगी। मूल्य संवर्धन। मैक्स वेबर की पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन के अनुसार राज्य की वैध शक्ति का प्रयोग व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संस्थागत एवं विधि सम्मत होना चाहिए। मूल्य संवर्धन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार संगठित अपराध का प्रभावी दमन मजबूत प्रशासन, गुप्त सूचना तंत्र एवं दंड के सुनिश्चित प्रवर्तन से ही संभव है। मूल्य संवर्धन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2 NDRC की एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुसार ईमानदार लोकसेवकों को संस्थागत संरक्षण एवं निर्भीक वातावरण उपलब्ध कराना सुशासन की अनिवार्य शर्त है। निष्कर्ष। 20 से 25 शब्द। एक आदर्श लोकसेवक को व्यक्तिगत साहस के साथ संस्थागत सहयोग, विधि सम्मत कार्रवाई एवं परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संगठित अपराध के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक कार्य करना चाहिए। केस स्टडी 38। केस स्टडी। आप एक मध्यवर्गीय शहर के डिग्री कॉलेज में उप प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने के बाद आपके प्रधानाचार्य बनने की संभावना है। वार्षिक परीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय के उड़नदस्ते ने 2 छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा। जांच में यह भी सामने आया कि कॉलेज का एक वरिष्ठ व्याख्याता स्वयं उनकी सहायता कर रहा था। एक छात्र स्थानीय प्रभावशाली राजनेता का पुत्र है और दूसरा बड़े दानदाता व्यवसायी का पुत्र। कॉलेज प्रबंधन आपसे किसी भी प्रकार इस मामले को दबाने का आग्रह करता है तथा संकेत देता है कि आपकी पदोन्नति इसी पर निर्भर करेगी। दूसरी ओर छात्र संघ दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहा है। प्रश्न। इस मामले से संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बी। उप प्रधानाचार्य के रूप में आपके पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आप कौन सा विकल्प अपनाएंगे और क्यों? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी सत्यनिष्ठा, शैक्षणिक नैतिकता, निष्पक्षता, व्यक्तिगत हित एवं संस्थागत प्रतिष्ठा के मध्य संतुलन की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स, उप प्रधानाचार्य, निर्णयकर्ता, दोनों छात्र, वरिष्ठ व्याख्याता, कॉलेज प्रबंधन, विश्वविद्यालय का उड़नदस्ता, अन्य विद्यार्थी एवं छात्र संघ, अभिभावक एवं समाज तथा विश्वविद्यालय एवं शिक्षा व्यवस्था इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। निहित नीतिपरक मुद्दे। इस प्रकरण में सत्यनिष्ठा एवं शैक्षणिक ईमानदारी का प्रश्न प्रमुख है, क्योंकि नकल तथा उसमें शिक्षक की संलिप्तता शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। मूल्य संवर्धन। डेरेक बोक की हायर लर्निंग के अनुसार उच्च शिक्षा की वास्तविक पहचान केवल ज्ञान नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठा एवं चरित्र निर्माण है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा निष्पक्षता बनाम प्रभावशाली व्यक्तियों का दबाव है। राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव के आधार पर विशेष व्यवहार न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। मूल्य संवर्धन। जॉन रोल्स की ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के अनुसार न्याय का आधार समान एवं निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत हित बनाम सार्वजनिक दायित्व की दुविधा भी विद्यमान है, क्योंकि पदोन्नति का लालच लोकहित एवं संस्थागत नैतिकता से समझौता करने की स्थिति उत्पन्न करता है। मूल्य संवर्धन। इमैनुएल कांत की ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स के अनुसार कर्तव्य का पालन व्यक्तिगत लाभ से ऊपर होना चाहिए। साथ ही संस्था की प्रतिष्ठा बनाम सत्य का प्रश्न भी सामने आता है। वास्तविक प्रतिष्ठा सत्य छिपाने से नहीं, बल्कि निष्पक्ष कार्रवाई से बनती है। मूल्य संवर्धन। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के अनुसार स्थायी प्रतिष्ठा सत्य एवं नैतिक साधनों से ही प्राप्त होती है। बी। उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण। यदि मैं प्रबंधन के दबाव में मामला दबा दूं, तो पदोन्नति एवं प्रबंधन का समर्थन मिल सकता है तथा तत्काल विवाद टल सकता है, किंतु इससे शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता समाप्त होगी, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात को बढ़ावा मिलेगा तथा भविष्य में कानूनी एवं नैतिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होगा। यदि मैं स्वयं को मामले से अलग कर लूं, तो व्यक्तिगत विवाद से बच सकता हूं, किंतु यह जिम्मेदारी से पलायन माना जाएगा और न्याय प्रभावित होगा। सबसे उपयुक्त विकल्प निष्पक्ष एवं नियम सम्मत कार्रवाई करना है।
विश्वविद्यालय के उड़नदस्ते की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए संबंधित छात्रों एवं व्याख्याता के विरुद्ध विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के नियमों के अनुसार कार्रवाई करूंगा। प्रबंधन को लिखित रूप में तथ्यात्मक सलाह दूंगा तथा छात्र संघ के साथ शांतिपूर्ण संवाद बनाए रखूंगा। इससे शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, समानता एवं न्याय सुनिश्चित होंगे। यद्यपि पदोन्नति प्रभावित हो सकती है तथा राजनीतिक एवं प्रबंधन का दबाव बढ़ सकता है, मैं विकल्प 3 अपनाऊंगा, क्योंकि एक शिक्षक एवं प्रशासक का सर्वोच्च दायित्व शैक्षणिक सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं नियमों का पालन करना है। यदि प्रभावशाली व्यक्तियों के कारण नियमों से समझौता किया गया तो पूरी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। मैं सभी निर्णय लिखित अभिलेखों के आधार पर लूंगा ताकि पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनी रहे। मूल्य संवर्धन। लॉरेंस कोहलबर्ग की एसेज ऑन मॉरल डेवलपमेंट के अनुसार उच्च नैतिक स्तर पर व्यक्ति सिद्धांतों एवं न्याय के आधार पर निर्णय लेता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के आधार पर। मूल्य संवर्धन। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के यूजीसी प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म रेगुलेशंस 2018 के अनुसार उच्च शिक्षा में शैक्षणिक ईमानदारी एवं नैतिक आचरण संस्थागत विश्वसनीयता की आधारशिला है। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। शिक्षा संस्थानों की वास्तविक प्रतिष्ठा प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने से नहीं, बल्कि निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा एवं नियम सम्मत कार्रवाई से स्थापित होती है। केस स्टडी 39। केस स्टडी। राज्य की राजधानी में यातायात की भीड़ कम करने हेतु एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। आप इस परियोजना के परियोजना प्रबंधक हैं। परियोजना का उद्घाटन चुनाव से पहले होना है। निरीक्षण दल ने निर्माणाधीन कॉरिडोर के एक पाए में दरार पाई तथा आशंका व्यक्त की कि खराब गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हुआ है। आपके आकलन के अनुसार 3 पायों का पुनर्निर्माण आवश्यक है, जिसे 4 से 6 माह की देरी होगी। मुख्य अभियंता दरार को मामूली बताते हुए कार्य जारी रखने का आदेश देता है। मंत्री भी देरी नहीं चाहते क्योंकि ठेकेदार उनका रिश्तेदार है। साथ ही आपकी पदोन्नति का संकेत भी दिया जाता है, किंतु आपको विश्वास है कि मरम्मत न करने से भविष्य में गंभीर दुर्घटना हो सकती है। प्रश्न परियोजना प्रबंधक के रूप में आपके पास कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? बी, इस स्थिति में कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं? सी, परियोजना प्रबंधक के समक्ष व्यावसायिक चुनौतियां क्या हैं तथा उनसे निपटने के लिए उसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? डी, निरीक्षण दल के अवलोकन की अनदेखी के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी लोक सुरक्षा, व्यावसायिक नैतिकता, राजनीतिक दबाव एवं इंजीनियरिंग उत्तरदायित्व के मध्य संतुलित निर्णय की चुनौती प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स, परियोजना प्रबंधक, मुख्य अभियंता, ठेकेदार, मंत्री एवं राज्य सरकार, निरीक्षण दल, आम नागरिक एवं भविष्य के उपयोगकर्ता, निर्माण श्रमिक तथा करदाता एवं मीडिया इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। उपलब्ध विकल्प। आदेश मानकर कार्य जारी रखना। यदि मैं वरिष्ठ अधिकारी का आदेश मानकर कार्य जारी रखूं, तो परियोजना समय पर पूरी हो सकती है तथा पदोन्नति एवं वरिष्ठों का समर्थन मिल सकता है, किंतु इससे जनसुरक्षा खतरे में पड़ेगी तथा भविष्य में दुर्घटना एवं कानूनी उत्तरदायित्व उत्पन्न हो सकता है। बी, तकनीकी आपत्ति दर्ज कर पुनः निरीक्षण की मांग करना सर्वश्रेष्ठ विकल्प। मैं स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति थर्ड पार्टी ऑडिट से जांच कराने का आग्रह करूंगा। आवश्यकता होने पर दोषपूर्ण पायों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा तथा सभी तथ्य लिखित रूप में अभिलेखित किए जाएंगे। इससे जनसुरक्षा सुनिश्चित होगी, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा बनी रहेगी तथा भविष्य की दुर्घटनाओं की रोकथाम होगी। यद्यपि परियोजना में विलंब एवं राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। सी, उच्च स्तर पर मामला भेजना एस्कलेशन। यदि मुख्य अभियंता सहयोग न करें तो विभागाध्यक्ष, सतर्कता प्रकोष्ठ अथवा सरकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजूंगा। इससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी, हालांकि व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक दबाव बढ़ सकता है। बी, नैतिक दुविधाएं। इस प्रकरण में लोक सुरक्षा बनाम राजनीतिक दबाव, व्यावसायिक कर्तव्य बनाम पदोन्नति का प्रलोभन, सत्यनिष्ठा बनाम व्यक्तिगत करियर, समयबद्ध परियोजना बनाम गुणवत्तापूर्ण निर्माण तथा जनहित बनाम निजी एवं राजनीतिक हित जैसी प्रमुख नैतिक दुविधाएं विद्यमान हैं। मूल्य संवर्धन। इमैनुएल कांत की ग्राउंडवर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स के अनुसार कर्तव्य एवं नैतिक सिद्धांत व्यक्तिगत लाभ से ऊपर होने चाहिए। सी, व्यावसायिक चुनौतियां एवं प्रतिक्रिया। परियोजना प्रबंधक के समक्ष राजनीतिक एवं प्रशासनिक दबाव, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश, पदोन्नति का प्रलोभन, ठेकेदार का प्रभाव तथा समय सीमा का दबाव जैसी चुनौतियां हैं। ऐसी स्थिति में मैं स्वतंत्र तकनीकी जांच पर आग्रह करूंगा, सभी आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज करूंगा
गुणवत्ता मानकों एवं सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करूंगा तथा आवश्यकता होने पर मामला उच्च स्तर पर भेजूंगा। किसी भी परिस्थिति में असुरक्षित संरचना को स्वीकृति नहीं दूंगा। मूल्य संवर्धन। हेनरी पेट्रोस्की की टू इंजीनियर इज ह्यूमन के अनुसार इंजीनियर की पहली नैतिक जिम्मेदारी सार्वजनिक सुरक्षा है। छोटी तकनीकी त्रुटियां भी बड़ी दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। डी। निरीक्षण दल की रिपोर्ट की अनदेखी के परिणाम। यदि निरीक्षण दल की रिपोर्ट की अनदेखी की जाती है तो भविष्य में पुल गिरने एवं जनहानि की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार एवं प्रशासन की विश्वसनीयता पर आघात पहुंचेगा। भारी आर्थिक नुकसान एवं पुनर्निर्माण की लागत बढ़ेगी। अभियंताओं एवं अधिकारियों पर आपराधिक एवं विभागीय कार्रवाई हो सकती है तथा जनता का विकास परियोजनाओं पर विश्वास कम हो जाएगा। मूल्य संवर्धन। सैमुअल सी फ्लोरमैन की द एग्जिस्टेंशियल प्लेजर्स ऑफ इंजीनियरिंग के अनुसार इंजीनियरिंग की सफलता केवल समय पर निर्माण नहीं बल्कि सुरक्षित एवं टिकाऊ संरचना है। निष्कर्ष। 20 से 25 शब्द। एक आदर्श परियोजना प्रबंधक का सर्वोच्च दायित्व समय सीमा नहीं बल्कि जनसुरक्षा, गुणवत्ता एवं व्यावसायिक सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना है। यही वास्तविक सुशासन है। केस स्टडी 40। केस स्टडी। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में बड़ी संख्या में संक्रमित रोगियों के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, एम्बुलेंस, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य संसाधनों की भारी कमी थी। ऐसे समय में आप एक सार्वजनिक अस्पताल के प्रशासक हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। सीमित संसाधनों के बीच आपको यह निर्णय लेना है कि चिकित्सीय एवं गैर चिकित्सीय कर्मचारियों की तैनाती किस प्रकार की जाए ताकि अधिकतम लोगों का जीवन बचाया जा सके। प्रश्न। यह जानते हुए कि कोविड-19 अत्यधिक संक्रामक रोग है तथा संसाधन सीमित है, नैदानिक एवं गैर नैदानिक कर्मचारियों की तैनाती के लिए आपके मानदंड एवं औचित्य क्या होंगे? बी। यदि आपका अस्पताल निजी होता तो क्या आपका निर्णय एवं औचित्य अलग होता? 250 शब्द। भूमिका 20 से 25 शब्द। यह केस स्टडी मानवीय करुणा, चिकित्सा नैतिकता, संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण एवं संकट नेतृत्व के मध्य संतुलित निर्णय की परीक्षा प्रस्तुत करती है। हितधारक, स्टेक होल्डर्स। कोविड-19 मरीज, डॉक्टर, नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ, गैर नैदानिक कर्मचारी, सफाई, सुरक्षा एवं तकनीकी कर्मचारी, मरीजों के परिवार, अस्पताल प्रशासन, राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग तथा समाज एवं स्थानीय समुदाय इस प्रकरण के प्रमुख हितधारक है। कर्मचारियों की तैनाती के मानदंड एवं औचित्य। सबसे पहले रोगी की आवश्यकता एवं चिकित्सीय प्राथमिकता ट्रियाज के आधार पर संसाधनों का आवंटन किया जाएगा। गंभीर मरीजों के उपचार हेतु अनुभवी चिकित्सकों एवं नर्सों की तैनाती करूंगा जिससे सीमित संसाधनों के बावजूद अधिकतम जीवन बचाए जा सके। यद्यपि कम गंभीर मरीजों को कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। मूल्य संवर्धन। ब्यूचैम्प एवं चिल्ड्रेस, टॉम एल बोचैम्प, जेम्स एफ चिल्ड्रेस की प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स के अनुसार बेनिफिसेंस, हितकारी कार्य एवं जस्टिस, न्यायपूर्ण संसाधन वितरण, चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांत हैं। दूसरा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। पर्याप्त पीपीई, रोटेशन ड्यूटी, मानसिक स्वास्थ्य सहायता एवं संक्रमण नियंत्रण प्रशिक्षण सुनिश्चित करूंगा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता बनी रहे, भले ही इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो। मूल्य संवर्धन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हेल्थ वर्कफोर्स पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 2020 के अनुसार स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा रोगियों की सुरक्षा की पूर्व शर्त है। तीसरा, कार्य के अनुसार मानव संसाधन का वैज्ञानिक उपयोग करूंगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों को ICU एवं गंभीर मामलों में तथा प्रशिक्षित गैर नैदानिक कर्मचारियों को लॉजिस्टिक्स, सफाई, संक्रमण नियंत्रण एवं सहायता कार्यों में नियुक्त करूंगा जिससे कार्य कुशलता बढ़ेगी। मूल्य संवर्धन। हेनरी फायोल की जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के अनुसार कार्य का उचित विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क, संगठन की दक्षता बढ़ाता है। अंतः पारदर्शिता एवं समानता सुनिश्चित करूंगा। धर्म, जाति, आर्थिक स्थिति अथवा प्रभाव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा जिससे जनता का विश्वास एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होगी। मूल्य संवर्धन। हिप्पोक्रेटिक शपथ, हिपोक्रेटिक ओथ के अनुसार प्रत्येक रोगी के साथ समान करुणा एवं निष्पक्षता से व्यवहार करना चिकित्सक का कर्तव्य है। बी। यदि अस्पताल निजी हो तो क्या निर्णय बदलेगा? यदि अस्पताल निजी भी हो तब भी मेरे निर्णय के मूल नैतिक सिद्धांत नहीं बदलेंगे। रोगी का जीवन, चिकित्सा नैतिकता, संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग तथा कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेंगे। अंतर केवल प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबंधन का हो सकता है किंतु जीवन रक्षा, निष्पक्ष उपचार एवं मानवीय दायित्व के सिद्धांत समान रहेंगे।
मूल्य संवर्धन। पीटर सिंगर की प्रैक्टिकल एथिक्स के अनुसार संकट के समय नैतिक निर्णय का आधार अधिकतम मानवीय हित होना चाहिए, न कि आर्थिक लाभ। निष्कर्ष 20 से 25 शब्द। महामारी के समय अस्पताल प्रशासक का सर्वोच्च दायित्व वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं करुणामूलक निर्णयों के माध्यम से रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों के जीवन की रक्षा करना है। केस स्टडी 41। केस स्टडी। भारत की एक प्रतिष्ठित खाद्य उत्पाद कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए एक खाद्य उत्पाद विकसित किया तथा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर उसका निर्यात प्रारंभ किया। बाद में उसी उत्पाद को